देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ की अगर बात करें तो ये इरिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं हो कि ये किसी का हाइट 1 फीट हो गया फिर उसके बाद आधा फीट हो जाएगी। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन ऑफ इट्स प्लांट और सेल, किसी के पार्ट ऑर्गन का इंक्रीमेंट हो जाए और वो इरिवर्सिबल रहे, परमानेंट, उसी ग्रोथ कहते हैं। इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। प्लांट जो होता है अपनी जो ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ज़िंदगी भर उनका क्या होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ अगर देखें तो दो टाइप का, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है ये रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम की लंबाई बढ़ जाती है ना, इसकी वजह से होता है ग्रोथ। किसकी वजह से, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट टू इलांगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस, प्लांट को अपनी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, इंक्रीज कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, मोटाई बढ़ाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकाट में नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होता है, डाइकाट में और जिम्नोस्पर्म में। देखो एंजियोस्पर्म में मोनो और डाई दोनों है, तो मोनो में नहीं होता है, डाई में होता है और जिम्नोस्पर्म में होता है। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ग्रोथ जो है मेजरेबल, हम इसको नाप भी सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन फ्रेश बेड, उसका फ्रेश बेड कितना बढ़ा, उसका ड्राई बेड कितना बढ़ा, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ा, उसका नंबर ऑफ सेल कितना बढ़ गया, उसका लंबाई कितना बढ़ गया, ये सब नाप करके हम पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ नहीं दिया है, हम बता रहे हैं। एक रूट का जो इलांगेशन है वो हम पता करते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक से, किससे, पैरेलल लाइन टेक्निक से। और अगला है कि जो एक मेज का सेल है, मेज मतलब भुट्टे का एक सेल है, वो 17,500 सेल हो जाता है 1 घंटे में। कितना, 1 घंटे में 17,500 सेल। ठीक है, एक सेल से सोचो कितना ग्रोथ हुआ। और जो तरबूज है, वाटरमेलन, उसका साइज जो है 3,50,000 गुना बड़ा हो जाता है। कितना, 3 लाख, कितना छोटा सा रहता है और उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, तो 3,50,000 गुना ज़्यादा हो जाता है। फेज़ ऑफ ग्रोथ अगर बात करें तो किसी प्लांट की लाइफ में 3 फेज़ आते हैं ग्रोथ के। एक आता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, एक आता है इलांगेशन ग्रोथ फेज़, और एक आता है मैच्योरेशन फेज़। अब इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज़ में क्या होता है, सेल लगातार डिवाइड करती रहती हैं, सेल लगातार क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग एट रूट एंड शूट एपेक्स। सेल आर स्मॉल इन साइज, यहाँ की सेल क्या होती है, साइज में छोटी होती हैं। इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरेक्शन होता है, मतलब है ना। सेल वॉल इज प्राइमरी होती है, मतलब प्राइमरी मतलब नया सेल वॉल होता है, पतला होता है तभी तो डिवाइड हो पाएगा, मोटा सेल वॉल हो जाएगा तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो यहाँ का सेल वॉल कैसा होता है, पतला होता है और सेलुलोजिक होता है। सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, इस सेल में प्रोटोप्लाज्म की मात्रा भी ज़्यादा होती है। लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है और अस्पष्ट होता है। तो ये कुछ पार्ट है, बातें थी मेरिस्टेमेटिक फेज़ की। इलांगेशन फेज़ की बात करें तो जैसे नीचे है मान लो मेरिस्टेमेटिक, जिसके थोड़ा सा ऊपर है ना, प्रॉक्सिमल बोलते हैं इसको, यहाँ से अगर ऊपर गए तो प्रॉक्सिमल, सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के जब ऊपर जाते हैं तो आता फेज़ ऑफ इलांगेशन। फेज़ ऑफ इलांगेशन में क्या होता है, वहाँ बैकूल बन जाता, बड़ा बड़ा बैकूल बन जाता प्लांट सेल में, जो उसकी सेल को बड़ा कर देते हैं और नया सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है। नया सेल वॉल क्या हो जाता है, डिपॉजिट, मतलब सेल इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करने के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। वैक्यूलेशन होता है प्लांट का, ठीक है, वैक्यूल बनता है। मैच्योरेशन फेज़ में क्या होता है, अब जैसे ये इलांगेशन फेज है, अब उसके ऊपर जो आता है वो कौन सा फेज आता है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल मोर प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलांगेशन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ मैच्योरेशन, तो बता दिए। इसमें सेल क्या करती है, मैक्सिमम साइज, जितना साइज होता है वो हो जाता है, उससे बड़ा साइज नहीं होगा। वॉल थिकनिंग, वॉल क्या होने लगती है, मोटी होने लगती हैं, और प्रोटोप्लाज्म इनका मॉडिफाई हो जाता है कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, मतलब ये मैच्योर हो गए, ये डिवाइड नहीं करते। डिवाइड कौन करती है, हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात करें तो दो तरह का ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, कि एरिथमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, लीनियर ग्राफ मिलता है, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कौन सा ग्राफ मिलता है, सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल है, मान लो एक सेल, तो एक से 2 बना, तो अब 2 बना तो एक क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर ग्रो कौन सा करेगा, केवल डिवाइड कौन सा करेगा, एक, फिर 1 से 2 हो गया, अब 2 हो गया तो एक जो पुराना था वो तो रहेगा ही, अब इन दोनों में से एक क्या हो जाएगा, एक रुका रहेगा, ग्रो कौन सा खाली करेगा, एक।
ठीक है, अब 2 नए हो गए। तो ऐसे करते करते मतलब इनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो रूट और शूट का इलांगेशन जो होता है, एग्जाम्पल बताया है, रूट और शूट का इलांगेशन कांस्टेंट रेट से ऐसा ही होता है। रूट एंड शूट का इलांगेशन कांस्टेंट रेट से कैसा होता है, ऐसा ही होता है। और इसका फार्मूला होता है LT इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, LT इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। इसमें कि ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड करती है और एक दूसरी क्या जाती है, मैच्योर हो जाती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करें तो बोथ द प्रोजेनी सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें एक सेल से 2 सेल बना, दोनों के पास एबिलिटी है, बोथ द प्रोजेनी सेल, दोनों प्रोजेनी सेल के पास क्षमता है क्या करने की, डिवाइड करने की। और इसका फॉर्मूला एक्सपोनेंस की तरह लिखते हैं, W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी की पावर आर टी, या डब्ल्यू टी लिख सकते हो। डब्ल्यू टी मतलब टी समय बाद कितना हुआ, डब्ल्यू नॉट मतलब शुरू में कितना था, ई की पावर आर टी। यहाँ देखना ध्यान से, ये आर जो है ये स्लोप है, आर क्या है, स्लोप है, एल नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये ग्राफ आया सीधी लाइन का, और ये ग्राफ आता है। अब इसमें 3 फेज आता है, एक लैग फेज जब धीरे धीरे हो रहा है, फिर एकाएक बढ़ता है उसको बोलते हैं लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो ये चीज़ आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट में दोनों तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी देखने को मिलता है और एरिथमेटिक ग्रोथ भी देखने को मिलता है। तो पहले ज्योमेट्रिक होता है, बाद में क्या होता है, एरिथमेटिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी शो करता है और एरिथमेटिक ग्रोथ भी शो करता है। 2 तरह ग्रोथ देखने को मिलता है, एक होता है क्वालिटेटिव ग्रोथ और एक होता है अब्सोल्यूट, एक रिलेटिव ग्रोथ और एक अब्सोल्यूट ग्रोथ। बताया था, जैसे मान लो ये 5 है, अब इसका ग्रोथ 5 से कितना हो जाए, 10, तो कितना डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। अब अगला देखना, ये 50 है, 50 से इसका कितना हो जाए, 55, तो इसका भी डिफरेंस कितना आया, 5 का। डिफरेंस दोनों कितने का आया, 5-5 का। तो इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट ग्रोथ। तो दोनों में अब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, सेम। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ देखें तो रिलेटिव ग्रोथ का मतलब देखना, ये 5 से 10 हो गया, मतलब इसका डबल बढ़ा, और इसका 50 था, अगर इसका डबल बढ़ाया होता तो कितना होना चाहिए था, इसका 100। तो रिलेटिव ग्रोथ किसका ज़्यादा हुआ, ए का। रिलेटिव ग्रोथ किसका ज़्यादा हुआ है, ए का। तो इस रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालते हैं, कितने का चेंज आया, 5 का, बटा कितना था टोटल, 10 नहीं, 5 का हुआ चेंज, और था कितना, 5 ही था, और गुणा 100 कर देंगे तो 5/5 कट जाएगा, 100 का गुणा 100%, यानी कि इसका ग्रोथ कितना हुआ, 100%। और इसका ग्रोथ कितना हुआ, 5 डिफरेंस आया, 5 ऊपर रखेंगे, बटा शुरू में कितना था 50, और गुणा कितना कर देंगे 100, तो इसका केवल 10% आएगा। कितना आएगा, ये 100% ग्रोथ हुआ है, ये कितना ग्रोथ हुआ है, 10% हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम होता है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ डिपेंड करता है कि किसका कितना बढ़ा है। अब 3 टर्म हमें और जानने हैं यहाँ, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन समझाए थे। अब ध्यान सुनना, कहे थे कि मान लो कि अभी सब स्टूडेंट हैं, मान लो तो स्टूडेंट है, तो इनमें ये सब मेरिस्टेमेटिक फेज़ में, किस फेज़ में है, मेरिस्टेमेटिक फेज़ में ये कुछ भी बन सकते हैं, इनका कोई क्लियर नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएट मतलब अलग हो जाए, कुछ अलग दिखे, ऐसा नहीं होता है, सब स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जैसे 12 पास करते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं कि इनको डॉक्टर बनना है, कि इनको टीचर बनना है, कि इनको चपरासी बनना है, इनको कलेक्टर बनना है, पता चल जाता है, ठीक है। तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। लेकिन मान लो कोई, जैसे मान लो कोई चला गया टीचर बनने, अब टीचर बना, उसको कह रहा कि अब टीचर नहीं बनेंगे, हम फिर से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कलेक्टर बनने, तो फिर से उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तब तो कलेक्टर बनेगा, कि तुरंत कूद के कलेक्टर बन जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करना है उसको, जैसे पहले स्टूडेंट था तो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना था, टीचर, तो आपको डी डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा, उसको वापस क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट, फिर वो स्टूडेंट से क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनेगा, जो भी बनना है, तो उसको री डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो 3 स्टेप है, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद डिफ्रेंशिएट हो जाए, फिर वापस चला आए, जिसको डी डिफ्रेंशिएट बोलते हैं, फिर वहीं चला जाए, री डिफ्रेंशिएट कहते हैं, वहीं मतलब कहीं और कुछ बन जाए, ठीक है। सेल लो डिफ्रेंशिएशन जब हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं करता, मतलब कोई मान लो स्टूडेंट है, वो मान लो अपना बिजनेस संभालने लगा, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गया, पढ़ना बंद कर देगा, कहने में नहीं है। एबिलिटी टू डिवाइड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और ये रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, उन्हीं से ये बनता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म चेंज हो जाता है। जैसे ट्रैकेरी एलिमेंट जो पानी वानी को लेके आते जाते रहते हैं, तो उनका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है वो। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो यहाँ एबिलिटी ख़त्म हुई थी, सेल लॉस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड करने की जो क्षमता ख़त्म हो गई थी, ये क्या करता है, कुछ और टारगेट लाने के लिए फिर से
डिवाइड करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। डिफ्रेंसिएशन सेल रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये एग्जांपल है डी डिफ्रेंसिएशन का। सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम है ना का बनना, ये सब क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन है। अब ये डिवाइड करके जब कुछ बन जाएंगी तो फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, तो उसको बोल देंगे री डिफ्रेंशिएशन। फिर से डी डिफ्रेंशिएटेड जो सेल हैं, ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी, फिर से अपनी कैपेसिटी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं डिवाइड करने की, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसमें आता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम, अरे कॉर्क और फेलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन इन प्लांट इज़ ओपन, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ओपन है, ग्रोथ इनका ओपन है, क्योंकि नए सेल हमेशा क्या करके जुड़ते रहते हैं। ठीक है, बिकॉज राइजिंग आउट सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम से ऊपर की जो थोड़ी सी सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना देती हैं, रूट कैप बना देती हैं। क्या बना देती हैं, रूट कैप, वाइल दोज पुश्ड टू द पेरीफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस, और बगल में क्या हो जाती हैं, एपिडर्मिस बन जाती हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी वैसे एक चीज़ समझना कि किसी का डेवलपमेंट मतलब होता है इसका ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन। ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि लाइफ में अलग अलग फेज़ में, अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या होना, अलग अलग मार्फोलॉजी क्या करना, शो करना। जैसे धनिया की पत्ती की बात करें, कोरिएंडर की बात करें, तो बचपन में वो ऐसा रहता है, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसका शेप कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और अगर हम बटर कप की बात करें तो बटर कप एक पौधा है जो ज़मीन पे रहता है तो उसकी पत्तियां ऐसी रहती हैं, पानी में रहता तो ऐसी रहती हैं। अब ये देखो, ये इसके लाइफ के स्टेज पे ऐसा हुआ हेट्रोफिली, हेट्रोफिली में तो पत्तियां अलग अलग हो गई, पत्तियां अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग, फिली मैंने पत्ती, अलग अलग तरह की पत्ती है, तो इसकी लाइफ में अलग अलग हुआ। और ये इसमें कैसा अलग हुआ, ये इन्वायरमेंट की वजह से अलग अलग हुआ। ये बचपन में ऐसा था, बड़ा हुआ तो ऐसा हुआ, और ये पानी में ऐसा था और ज़मीन पे ऐसा हुआ, तो ये इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है। ये जो बटर कप है, बटर कप भी क्या है, बटर कप इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है। और ये वाला जो है, ये इसको बोलते हैं ये कोरिएंडर लार्कस्पुर जो होता है, ये डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं के होने की वजह से है। ठीक है तो प्लास्टिसिटी, दोनों किसके एग्जांपल हैं, प्लास्टिसिटी के एग्जांपल हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिसिटी में बोले तो ये इन्वायरमेंटल है और ये कैसा लाइफ का फेज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझना। ठीक, अब फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट, अब देखो ये हमें पढ़ना नहीं है, ये टॉपिक है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, तो हटाते इसको, और वर्नलाइजेशन भी हटा चुका है सिलेबस से। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्ट, क्या पढ़ना है, हार्मोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्मोन पढ़ना। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आने की बात करें तो यहाँ से ना के बराबर चांसेस हैं आने क्वेश्चंस, हो सकता है ग्रोथ फेज उससे पूछ ले क्वेश्चन, लेकिन जो मेन क्वेश्चन अब तक पूछा गया, प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ दो ग्रुप में है, एक ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर। एक ऐसे जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, एथाइलिन। ये प्रमोटर की तरह भी काम करता है लेकिन ये मेनली क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, एथाइलिन दोनों ग्रुप में है, प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी, लेकिन ज़्यादा किसके फेवर में है, इनहिबिटर। और ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड, ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो इंडोल कंपाउंड है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड है ना, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सब ऑक्सिन के एग्जांपल। आप पता है बहुत लोग को ऐसे मान लो कह दिया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड तो है ही नहीं है, लेकिन ऑक्सिन का ही तो नाम हो वो, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड करके पूछ लेगा तो रह जाओगे, इसलिए नाम पता होना चाहिए, IAA, IBA, NAA। ठीक है, जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, टर्पीन है, जिब्रेलिन्स क्या है, टर्पीन है। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन जिब्रेलिक एसिड होता है, और साइटोकाइनिन जो होता है प्यूरिन, एडनिन डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन किस में आता है, एडनिन, ग्वानिन, प्यूरिन में ही तो आते हैं, तो एडनिन का डेरिवेटिव है N6 फॉर्फ्यूरिल एमीन, N6
फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन और काइनेटिन, ये साइटोकाइनेट में आते हैं। एथाइलिन जो है गैसियस हार्मोन है, C2H4 उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है C2H4। एथेफोन की तरह मार्केट में मिलता है, किस रूप में, एथेफोन लिक्विड में, है ना। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है क्या, और ये होता है डेरिवेटिव्स ऑफ कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड जो पिगमेंट होता है उसका डेरिवेटिव है, ठीक। अच्छा, खोजा कौन था इसको, इसको FW बेंट ने, किसने, FW बेंट ने टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट के अंकुर से, ओट के सीडलिंग से इसको प्राप्त किया था, ठीक है। जिब्रेलिन जो था ये एक फंजाई था, जिब्रेला फोजुकोरोई, उससे प्राप्त किया था किसने, ई कुरोसावा ने, किसने, ई कुरोसावा ने इसको प्राप्त किया था। साइटोकाइनिन जो है एफ स्कूग, है ना, वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क, DNA इन प्लांट टिश्यू में यूज़ करके मिला था। और मिलर एक साइंटिस्ट, उसने काइनेटिन नाम दिया, कौन सा टर्म, काइनेटिन, मिलर ने क्या नाम दिया, काइनेटिन। और साइटोकाइनिन की खोज किसने की, एफ स्कूग ने, है ना। कहाँ कि क्या यूज़ करके, वैस्कुलर टिश्यू यूज़ करके, ईस्ट यूज़ करके, कोकोनट मिल्क यूज़ करके, DNA यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आता है इथाइलिन, एच एच कजिन ने 1910 में एक वोलेटाइल सब्सटेंस यूज़ किया, एक वोलेटाइल सब्सटेंस डिस्कवर किया, जो कहाँ से निकल रहा था, राइपेंड ऑरेंज, पके हुए संतरे से, कहाँ से, पके हुए संतरे से, वो क्या था, एथाइलिन था। एब्सिसिक एसिड जो था, ये 3 रिसर्च हुए थे, इनहिबिटर बी, डार्मिन और एब्सिसन सेकेंड, इनहिबिटर बी, डार्मिन सेकेंड, सॉरी डार्मिन और एब्सिसन सेकेंड, ये तीनों बाद में पता चला इनका नाम क्या है, एक ही है। 3 लोग अलग अलग चीज़ खोजे थे, इनहिबिटर बी, एब्सिसन सेकेंड और डार्मिन, और इन तीनों का एक नाम रख दिया गया, क्या, एब्सिसिक एसिड, रिसर्चर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखना। अब ऑक्सीजन के बारे में आता है, तो ऑक्सीजन का क्या काम है, जिब्रेलिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन का क्या काम है, एथाइलिन का क्या काम है, एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, चैप्टर क्लोज। अब एक एक ध्यान से देखेंगे, इतने काम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पहला काम है एपिकल डोमिनेंस, वो केवल प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्लांट का चौड़ाई भी बढ़े तो उसका सर क्या कर देंगे, काट देंगे, डीकैपिटेशन करते हैं, ठीक है। डीकैपिटेशन इज डन फॉर हेज मेकिंग प्लांट इन टी प्लांटेशन। अब चाय की पत्ती उत्ती बनानी तो उसकी लंबाई नहीं चाहिए, उसकी पत्तियाँ ज़्यादा चाहिए, तो उसका डीकैपिटेशन कर देते हैं। और सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट, सेल का डिवीजन कराता है, सेल का इनलार्जमेंट कराने के लिए। रूट इनिशिएशन, जैसे मान लो गुलाब की टहनी ला करके लगा दिए, तो उसका रूट निकलने के लिए कौन ज़रूरी है, ऑक्सीजन, है ना। और ये लीफ और पत्तियां और फूल जो हैं ये पहले ना गिर जाएं, है ना, समय से पहले ना गिरे, इसके लिए रोकता है। देखो, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, नया नया पत्ता, नया नया फल लगता है, गिर नहीं जाता है हवा हवा से, हमेशा ऐसे झड़ के, तो उसको रोकने के लिए ऑक्सीजन छिड़क दे तो बचा रहता है। लेकिन अगर कोई पत्ता पुराना हो गया है तो उसको गिराने में मदद करता है, यानी कि पुराने को जल्दी ख़त्म कर देता है और नए को बचाता है, ठीक। फ्लावर इनिशिएशन इन पाइन एप्पल एंड लीची, लीची और पाइन एप्पल में फ्लावरिंग कराता है, फ्लावरिंग की शुरुआत कराता है। पार्थेनोकार्पी कराता है टोमेटो में, अगर हम टोमेटो पर ऑक्सीजन की छिड़काव कर दें तो टमाटर बिना सीड का रहेगा, ठीक है। और वीडी साइड फॉर डाइकॉट, जैसे खेत वोत में ना जो खड़बड़ आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए हम 2,4-D का यूज़ करते हैं, ठीक है। वीडी साइड है खरपतवार नाशक, डाइकॉट, वो भी मोनोकाटिक डाइकॉट, है ना। अब आती है बात जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन क्या करता है, इसे गन्ने का स्टेम बढ़ा देता है, तो गन्ने का अगर स्टेम बड़ा हो गया तो उसका गन्ने का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरनोड इलांगेट कर देता है, 2 नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं ना, तो इंटरनोड इलांग हो जाता है। अंगूर का गुच्छा, इसे मान लो अच्छा गुच्छा नहीं है, उसका सब इसे इकट्ठा हो गया है, तो उसके डंठल को बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, जिब्रेलिन का। इलांगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट, अगर मान लो कोई प्लांट जेनेटिकली छोटा है तो उस पर जिब्रेलिन छिड़क दो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट कराता है, क्या करता है, सीड को जर्मिनेट कराता है। इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर कैन स्टेम, कई बार बताएगा, वही चीज़ है, ठीक है। डिलेज सेनेसेंस ऑफ फ्रूट, ऐसे मान लो कि किसी पेड़ में मान लो सेब सब लगा था, सब सेब पक गया एक के बार में, तो एक के बार में कुल थोड़े बेच लेगा, वो चाहता है कि थोड़ा थोड़ा तोड़ें और थोड़ा थोड़ा बेचें, तो उस पर ले जाके क्या छिड़क दे, जिब्रेलिन, तो मार्केट पीरियड बढ़ जाता है, लंबे समय तो उसको बेच सकता है। मैच्योरिटी को जल्दी लाता है कोनिफर्स में, कोनिफर्स जो प्लांट होते हैं जो कोन की तरह होते हैं ना, एक्समस ट्री की तरह, उन पेड़ में मैच्योरिटी को जल्दी लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जिब्रेलिन का। बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेज, बीट में और कैबेज में अगर हम जिब्रेलिन छिड़क दें तो उसकी पत्तियां खुल जाएंगी, पत्तियां क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। जैसे पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी पर अगर जिब्रेलिन छिड़क दें तो क्या होगा, वो
इलांगेट हो जाएगा, लंबा सा पेड़ बन जाएगा। उसके जो पत्ते सब इकट्ठा है ना ऐसे मुड़ मुड़ करके, वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे सब। तो इसी को बोल्टिंग बोलते हैं। Ga3 जिब्रेलिक एसिड जो होता है, ये माल्टिंग प्रोसेस, शराब इंडस्ट्री में माल्टिंग करने के लिए यूज़ होता है जिब्रेलिन का। Ga3 जो होता है ग्रेप के डंठल को भी बढ़ा देता है। एप्पल के सेप को सही करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का पहला क्या है, ये नाम ही है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। किसको, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ठीक है, मार्फोजेनेसिस, उसका रूप बदल देता है। जैसे रूट में क्या होता है, लो रूट के लिए, और देखो ऑक्सिन भी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का काम लगभग सेम है, सेल डिवीजन में वो भी मदद करता है, ये भी करता है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर रूट में देखें तो रूट में साइटोकाइनिन कम होता है, ऑक्सिन ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर शूट में देखें तो ऑक्सिन कम होता है और साइटोकाइनिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, शूट में। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, देखो इस मामले में ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है और ये एपिकल डोमिनेंस को कम करता है ना। प्रमोट लेटरल ग्रोथ, साइड की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। डिले लीफ सेनेसेंस, ये भी पत्तियों को देर गिराता है ना। डिले लीफ सेनेसेंस प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को मूव कराता है इधर उधर। ठीक है, इसलिए पत्तियों की बुढ़ापा देर में आती है। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट, नया पत्ती, नया क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए जिम्मेदार है कौन सा, साइटोकाइनिन। अब अगला और इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट ही है जितना है। ठीक है, एथाइलिन की बात करें तो एथाइलिन जो होता है ये फल पकाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक, रिस्पायरेशन करते हैं वो, हाँ पक जाता है वो चीज़। प्रमोट सेनिसेंट एंड एब्सेशन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, ये क्या करते हैं, ये पत्तियों को जल्दी पका देते हैं, फल को जल्दी पका देते हैं, यही सब करते हैं इनका काम है। ठीक है, थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को पतला कर देते हैं। वॉलनट एंड चेरी। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट इन पाइन एप्पल, देखो पाइन एप्पल की फ्लावरिंग का इनिशिएशन तो ये करता था, फ्लावरिंग इनिशिएशन इन पाइन एप्पल, और यहाँ भी पाइन एप्पल लिखा है। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट इन पाइन एप्पल, वहाँ फ्लावरिंग था, यहाँ भी फ्लावरिंग है, और यहाँ फ्रूट के लिए भी लिखा है। तो फ्रूट इन पाइन एप्पल एंड आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में भी फ्रूट को फ्लावरिंग, मतलब कि जल्दी उसमें बॉर और लग जाए, उसके लिए एथाइलिन छिड़कते हैं। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट का ग्रोथ कराता है, रूट का हेयर फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम, स्टेम पे 3 रिस्पॉन्स क्या क्या है। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, जब सीड निकलता है तो उसके ऊपर ऐसे जो सफ़ेद कलर का वो निकलता है, आँख जो निकलता है, उसको हुक की तरह बनाता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ठीक है, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीड का हॉरिजेंटल ग्रोथ कराता है। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस को मोटा करता है, एक्सिस को मोटा करना, हॉरिजेंटल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये तीनों काम किसका है, एथाइलिन का। फीमेलनेस इन कुकम्बर, कुकम्बर जो है उसमें फीमेल फ्लावर को ज़्यादा उत्पादन कराता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खीरा लगे उसमें। ठीक है, तो फीमेलनेस इन कुकम्बर, इन सब हार्मोन्स का छिड़काव किसान अगर अच्छे तरीके से जानता है तो वो अपना फसल थोड़े ही जगह में क्या करेगा, अच्छा उत्पादन कर सकता है। और ये एथाइलिन क्या करता है, ब्रेक करता है डॉर्मेंसी इन पीनट एंड बड डॉर्मेंसी इन पोटैटो, मतलब अगर कोई पोटैटो रखा उस पर अगर ले जाके एथाइलिन छिड़क दे तो उसमें आँख निकलने लगेगा। ठीक है, बड डॉर्मेंसी पीनट और सीड डॉर्मेंसी पीनट और बड डॉर्मेंसी पोटैटो, इसको ब्रेक करता है। इंटर नोड इलांगेशन करता है ये भी, लेकिन जिबरेलिन भी करता था, लेकिन ये कहाँ कर रहा है, जैसे पानी वानी में जो धान वान लगा रहता है उसकी लंबाई बढ़ाता है ना। वाटर राइस प्लांट, वाटर राइस प्लांट की क्या कराता है, ये ग्रोथ कराता है। ठीक है, ताकि उसके धान कहाँ रह जाए, पानी से ऊपर, नहीं तो पानी में रहेगा तो सड़ जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये सेनिसेंस और एब्सिसन लाता है, सेनिसेंस और एब्सिसन है ना, मतलब पत्तियों को झड़ाने के लिए, ये सब के लिए, मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे मान लो सीड ले जाके रख दिए, अब उसमें आँख ना निकले तो हमारे लिए फ़ायदा ना, मान लो लंबे टाइम तक सीड रखना चाहते हैं तो अगर आँख वाँख निकल जाएगा चने में तो वो बिकेगा नहीं, बिकेगा। या वो मान लो अगर हमें अभी चने का मौसम ही नहीं आया बोने के लिए तो उसको लंबे समय तक वैसे ही रखना, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए
और हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, उस सीड को सूखा और भी अनफेवरेबल ग्रोथ से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ABA एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और ये एंटागोनिस्ट है। देखो दो बात होती हैं, हार्मोन या तो सिनर्जेटिक होता है, सिनर्जेटिक मतलब दोनों साथ साथ काम करें, दोनों मदद करें एक दूसरे का, उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक, और जब एक दूसरे का अपोज करते हैं तो बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तो ABA जो है एंटागोनिस्टिक है, अपोजिंग है किसका? जिबरेलिन का, जिबरेलिन का अपोज करता है। ठीक है। सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी क्या है? इससे मान लो सीड जो होता है जब कंडीशन अनफेवरेबल रहता है तो वो ग्रो नहीं करता, उसमें सीडलिंग नहीं आती, उसमें आँख नहीं आता है। ठीक है। क्यों नहीं आता है? और या फिर मान लो कभी कभी इसको मिट्टी में दबा देते हैं तब भी नहीं निकलता, उसका रीज़न हो सकता है कि उसका जो सीड कोट ऊपर है, जैसे चने के ऊपर सीड कोट होता है, वो मान लो इम्परमेबल है, हार्ड है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल ऐसे एब्सिसिक एसिड, फिनॉलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, फिनॉलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, या हो सकता है उसका एम्ब्रियो ही मैच्योर ना हुआ हो, तो ऐसे केस में वो सीड डॉर्मेंट रहता है। ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो सीड डॉर्मेंसी है ये इंडोजीनस कंट्रोल, उसकी खुद की वजह से हुआ, बाहर की वजह से कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है। तो हम कैसे इसको ख़त्म करें? मान लो ये डॉर्मेंसी, इसको कैसे ख़त्म करें? तो कहते हैं कि कुछ नेचुरल तरीका है, कुछ मैन मेड तरीका है। नेचुरल क्या है? माइक्रोबियल एक्शन, कुछ बैक्टीरिया ग्रो करा दो उसके ऊपर, तो उसके कवरिंग को क्या कर लेंगे? खा लेंगे। ठीक है। पासेस थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, या किसी गाय भैंस को खिला दो ताकि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तो भी वो उसके छिलके ऊपर के हट जाते हैं। लाइट और टेम्परेचर दें उसको। मैन मेड तरीका क्या है? उसको खुड़च दें, स्कैरिफिकेशन, सीड को क्या कर दे? ऊपर से खुड़च दे ताकि उसका आँख निकल जाए। चिलिंग कंडीशन, उसको ठंडा कर दें, या जिब्रेलिन एसिड का यूज़ करें। ठीक है। जिब्रेलिक एसिड या नाइट्रेट का क्या करें? यूज़ करें। जिब्रेलिक एसिड या नाइट्रेट का क्या करें? यूज़ करें। ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लांट ग्रो